प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके पास एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। है यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा कैसी होती है और नेट जेआरएफ की परीक्षा पास करने के बाद हमें कौन सी नौकरियों के अवसर मिलते हैं। अक्सर विद्यार्थियों में एक सवाल होता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो विश्वविद्यालयों में पढ़ाना चाहते हो या किसी डिग्री कॉलेजेस में, तो वो जानना चाहते हैं कि वहां पर पढ़ाने के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होती है और कौन सी ऐसी परीक्षाएं होती हैं उसको पास करके हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं या डिग्री कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। तो विद्यार्थियों के कई सवालों का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से देने का मैं प्रयास करूंगा। तो सबसे पहली बात तो विद्यार्थियों के लिए बता दिया जाए कि चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हों या स्टेट लेवल के यूनिवर्सिटीज हों या फिर डिग्री कॉलेजेस हों, चाहे वो गवर्नमेंट हो या एडेड हो, जो जो संस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं या सरकार के द्वारा बजट से संचालित हो रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या कॉलेजेस हो, वहां पर सारे शिक्षकों की जो वेतनमान है और ग्रेड है वो समान होता है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक सहायक प्रोफेसर को उतनी ही तनख्वाह मिलती है जितनी एक लखनऊ के किसी भी डिग्री कॉलेज में या किसी भी छोटे कस्बे में स्थित गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज के शिक्षक को जितनी मिलती है, सहायक प्रोफेसर को उतनी मिलती है। कुछ अंतर विश्वविद्यालयों में और डिग्री कॉलेजेस में पहले शिक्षकों के लेवल पर थे। उसमें से एक ये सबसे बड़ा ये था कि विश्वविद्यालयों में शोध की सुविधा थी, कॉलेजेस में नहीं थे। अब वो भी अंतर लगभग समाप्त हो गए हैं। और दूसरा ये है कि विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर का पदनाम था, प्रोफेसर की स्केल थी। होता क्या है, जो शिक्षक होते हैं यूनिवर्सिटीज में वो 3 ग्रेड में होते हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर और उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर होता है। तो कॉलेज लेवल पर प्रोफेसर हर कहीं नहीं था, सामान्यतः असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर ही होते थे। लेकिन अभी व्यवस्थाएं लगभग सभी राज्यों में हो चुकी हैं, उत्तर प्रदेश में भी व्यवस्था लागू हो गई है। अब यहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और उसके बाद प्रोफेसर के पद हैं। अब बात ये है जो अहम है कि इन नौकरियों में जाने के लिए हमें कौन सी परीक्षा पास करनी होगी या कौन सी ऐसी जो है हमारे अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, जिससे इन परीक्षाओं को हम पास कर सकें। तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहते हैं इसमें, और कॉलेज लेवल पे भी ये अक्सर सुनते हैं कि इसको डिग्री कॉलेजेस में नौकरियों के लिए नेट पास करना पड़ता है, ठीक है, या पीएचडी करनी पड़ती है। तो आज हम इसी पर बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब जो विद्यार्थी स्नातक में है तो स्नातक के बाद तो वो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए अहर हो जाते हैं, वो बैठ सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो या यूपीएससी हो या स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन हो। लेकिन चूंकि उच्च शिक्षा में अगर शिक्षक बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए पीजी जरूरी है। पीजी किसी भी विषय में हो सकता है, चाहे वो मास कम्युनिकेशन में हो, पॉलिटिकल साइंस में हो, सोशियोलॉजी में हो या हिस्ट्री में हो, बहुत सारे लिटरेचर हैं, किसी में भी पीजी हो। और पीजी के साथ 55% अंक होना भी जरूरी है। तो अगर किसी भी विद्यार्थी को डिग्री कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में शिक्षक बनने की इच्छा है, तो उसके 55% अंक जरूरी है, होने चाहिए पीजी लेवल पर। अगर 55 से कम है तो फिर वो ये जो है सपना पूरा नहीं हो सकता है। हालांकि जो आरक्षित कैटेगरी के हैं उसमें 5% की छूट दी गई है एमए के लेवल पर। सामान्यतया ये 55% जरूरी है। अब मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेकर के चलता हूँ। कोई बच्चा है जो, तो चूंकि मैं सोशियोलॉजी का एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो मैं सोशियोलॉजी से उदाहरण उठाता हूँ। अगर कोई मान लीजिए हमारा कोई विद्यार्थी है और वो जो है सोशियोलॉजी से एमए कर रहा है और ये उसका साल एमए द्वितीय वर्ष है, मान लीजिए इस साल उसका, तो एमए सेकेंड ईयर का विद्यार्थी अगर चाहता है भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, इस पे हम बिल्कुल सूक्ष्मता से और बेसिक से बात करने की कोशिश करेंगे हम। तो पहले बता दें कि
उसे एक परीक्षा पास करनी होगी जिसको हम नेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अपेयरिंग में भी एग्जाम दे सकता है विद्यार्थी वो, और लेकिन अगर परीक्षा पास कर जाता है तो उसको तभी वो माना जाएगा जब उसके पीजी में फाइनल एग्जाम के बाद 55% अंक आते हैं तो ठीक है, उसका नेट पास किया वैलिड होगा, नहीं तो नहीं वैलिड होगा। तो पहले तो 55% अंक लाना थोड़ा सा कठिन होता था बहुत सारा, लेकिन अब तो ये आसान चीजें हैं, इसलिए समस्या नहीं है, अच्छे अंक आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज में। तो आइए हम शुरू करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में। एक कंफ्यूजन और यहाँ पर है नेट और जेआरएफ को लेकर के, उसकी शंकाओं का भी समाधान आज इसी वीडियोस में हो जाएगा। और अगर मुझसे कोई बात छूट जाती है और आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, उसका भी मैं समाधान की कोशिश करूंगा। तो यूजीसी नेट क्या है और नेट जेआरएफ में क्या अंतर होता है, इस पे हम बात करेंगे पहले, उसके बाद क्रमबद्धता से हम सारी चीजें आपको बताएंगे। तो यूजीसी नेट और जेआरएफ, ये बेसिकली इन दोनों में थोड़े समय के लिए आप मान लीजिए कोई अंतर ही नहीं है एग्जाम लेवल पर। ठीक ऐसे ही है जैसे अगर आप सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स देते हैं और उसमें एक ही एग्जाम पर कुछ लोग आईएएस बनते हैं, कुछ आईपीएस बन जाते हैं, कुछ की नीचे कैटेगरी आती है, ठीक ऐसे ही यूजीसी की जो नेट की परीक्षा होती है उसमें जेआरएफ एक अवार्ड होता है। वह जो है हर विषयों में, सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, हर सब्जेक्ट वाइज जो है कुछ विद्यार्थी फेलोशिप के लिए चुने जाते हैं। और ये निश्चित होता है हर साल की इतनी सीट है, सरकार के पास इतना बजट है, सरकार ने इस योजना में इतना किया हुआ है, तो इतने लोग चुने जाएंगे। लेकिन हाँ, यकीन मानिए जिनको भी जेआरएफ मिलता है या जितने लोग ये पेपर जिनका भी अच्छा हो जाता है, ये मान के चलिए उनको जेआरएफ मिल ही जाता है, क्योंकि पर्याप्त सीटें जेआरएफ की हम ये नहीं कह सकते कि जेआरएफ की सीटें कम है। सरकार ने अच्छी खासी सीटें जेआरएफ के लिए रखी हुई है। और जेआरएफ क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में भी बताएंगे हम। तो सबसे पहले हम ये मान के चले कि नेट जेआरएफ की कोई अलग अलग परीक्षा नहीं होती, एक ही परीक्षा होती है। उसमें जितने लोग पास हो जाते हैं वो सारे नेट तो ही हैं, साथ साथ ऊपर के कुछ विद्यार्थी, ये मान के चलिए कि जितने नेट पास हुए हैं उसके उसमें से 10 से 15% विद्यार्थी कुल नेट पास करने वालों में से भी ऐसे लोग हैं जो जेआरएफ है। अब नेट पास होने के बाद क्या होता है कि जैसे विद्यार्थी ने जो एमए कर रहा है या जिसने एमए परीक्षा पहले से पास कर चुकी है, वो नेट पास हो गया, तो उसके बाद वो किसी विश्वविद्यालयों में, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या राज्य विश्वविद्यालय हो या स्टेट लेवल पे कोई डिग्री कॉलेजेस हो, वो कहीं भी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसके लिए अलग अलग संस्थाएं हैं जो ऐसे एग्जाम कराती हैं। यानी पहला हमारा एग्जाम नेट का एग्जाम होगा, नेट पास होगा तभी नियुक्तियों के लिए एग्जाम कोई विद्यार्थी दे पाएगा। अब नेट तो समझ गए हम लोग कि नेट जो है एमए के बाद कोई भी जो है हमें एक यूजीसी के द्वारा एक परीक्षा कराई जाती है, उसको हम पास कर लिए तो हम नेट क्वालिफाई हो गए। और नेट के बाद जो है हम टीचर बनने के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हम अहर हो गए और हम उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो नेट आपने पास कर लिया, लेकिन नेट के बाद जब आप अगली परीक्षा पास करेंगे तभी आपको जो है नौकरी मिलेगी और तभी आपका वेतन शुरू होगा। ठीक है, जरूरी कई बार ऐसा होता है, कई लोग नेट पास करने के बाद भी कई साल लग जाते हैं नौकरी मिलने में और तब तक काफी बेरोजगारी रहती है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं नेट निकला और तुरंत नौकरी भी जल्दी ही पा जाते हैं। सबके सबके अलग अलग स्ट्रगल होते हैं और सबकी क्षमता अलग अलग होती है नौकरी लेने की या जो अध्ययन की या मेहनत करने की, सबकी अलग अलग अपनी क्षमता है। लेकिन जिनका जेआरएफ निकल जाता है, ये मैं बड़ा जोर देता हूँ जेआरएफ पे, कि अगर किसी विद्यार्थी का जेआरएफ निकल गया है तो ये इतनी अच्छी चीज होती है कि जेआरएफ निकलते ही दो काम हो जाते हैं। तो जेआरएफ आपका निकल गया तो आप तुरंत, आपको नौकरी की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से आप अपना जेआरएफ निकल गया यानी कि आपका नेट ऑलरेडी हो गया है, आप पीजी करने के बाद जैसे आपका जेआरएफ हुआ तो हम पहले विद्यार्थी की कोशिश क्या होती है कि हमें कहीं भी पीएचडी के लिए एनरोलमेंट कराना पड़ता है देश भर के किसी भी विश्वविद्यालयों में या किसी डिग्री कॉलेजेस में। आजकल डिग्री कॉलेजेस में भी शोध हो रहा है विश्वविद्यालयों के थ्रू,
तो कहीं भी इनरोलमेंट कराना होता है और इनरोलमेंट कराने के लिए विद्यार्थी को करीब जो है 40 से 45 हजार रुपए महीने जो है स्टाइपेंड मिलता है, और ये 2 साल तक मिलता है। उसके बाद अगला 3 साल और बढ़ जाता है। कुल मिलाकर के 5 साल में इतना पैसा गवर्नमेंट दे देती है विद्यार्थी को कि वो आराम से जो है अब उसी दौरान अपना शोध भी पूरा कर लेता है और साथ साथ अच्छे विश्वविद्यालयों के लिए अच्छी तैयारी करके विश्वविद्यालयों में नौकरी पा सकता है। अब यहाँ पर अगर कोई गरीब विद्यार्थी है तो मैं तो कहता हूँ कि एक कोई पुअर बच्चा है और उसके पास मैं मान के चलता हूँ कि जो गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत बहुत बड़ा अवसर होता है यूजीसी नेट के एग्जाम के थ्रू फेलोशिप पाकर अपने भविष्य को चमकाने का, क्योंकि प्लेटफॉर्म दे देता है ना। जेआरएफ पास किया, एक अच्छी खासी मोटी जो है फेलोशिप मिलने लगी, और उस फेलोशिप से हमें हमारा कहीं अप्लाई करना, आवेदन खर्चा निकल आया, हमारी किताबों खर्चा निकल आया, और रहने के लिए रूम का भाड़े की हो गया, उसमें एचआरए भी मिलता है। तो कहीं कोई उसके बाद जेआरएफ निकल गया तो पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। परिवार आप कोई पारिवारिक खर्चे भी उसी से पूरे हो जाते हैं, इतना पैसा मिलता है जेआरएफ में। तो ये बड़ी अच्छी चीज होती है गरीब विद्यार्थी के लिए, तो विशेष रूप से जो मेधा संपन्न विद्यार्थी हैं और जो अभावों से जूझ रहे हैं, जिनके घर में ऐसे परिवार में कोई ऐसी आय का स्रोत नहीं है कि बच्चों को बाहर रूम दिलवा करके पढ़ाई करा सकें, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मेरी विशेष राय है कि वो मन लगा करके नेट जेआरएफ की परीक्षा पास करें और फेलोशिप उठाएं, और उसके बाद अपने करियर को चमकाएं। अपना जहां भी चाहते हैं, जिस क्षेत्र में चाहते हैं, मेहनती हैं तो अपना लक्ष्य पा सकते हैं, बशर्ते उनकी जेआरएफ की परीक्षा पास होनी चाहिए। अब इतना सारा तो मैंने बता दिया कि नेट जेआरएफ की परीक्षा, ठीक है। अब हम बहुत ही सिस्टमैटिक बताने की कोशिश करेंगे कि नेट और जेआरएफ होता क्या है, ठीक है। एक चीजें क्लियर हो गई कि नेट जेआरएफ का एग्जाम अलग अलग ना होकर के एक ही एग्जाम होता है। वो है क्या? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है, किसी भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी के लिए यूजीसी नेट एक ऑनलाइन परीक्षा है। भारत सरकार द्वारा यूजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली है। नेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आप किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। यूजीसी नेट कंप्यूटर आधारित परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा है। इस परीक्षा का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है। पहले इस परीक्षा का आयोजन यूजीसी की ओर से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अर्थात सीबीएसई कराती थी, परंतु दिसंबर 18 के बाद इसको जो है इस परीक्षा को एनटीए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ठीक है, ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। नेट का जो पूरा फुल फॉर्म है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। इसमें आयु सीमा क्या है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो 30 साल इसमें यूजीसी नेट के लिए कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है, लेकिन हाँ फेलोशिप के लिए जेआरएफ परीक्षा वही लोग पास कर सकते हैं जो 30 साल से कम है। बाकी सहायक प्रोफेसर के लिए तो नेट के लिए कहीं कोई समस्या नहीं है, नेट कोई भी कोई उम्र ही नहीं है। और जो महिलाएं हैं, महिलाओं को भी और आरक्षित कैटेगरी के लोगों को 5 साल की जेआरएफ में छूट भी दी गई है। शैक्षिक योग्यता क्या है? अभ्यर्थी के पीजी में जिस भी सब्जेक्ट में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई विषय हो सकता है जिसमें उसकी रुचि हो, उसमें उसके पीजी में 55% अंक होने चाहिए। और सरकारी नियमानुसार आरक्षित वर्ग की भर्तियों को इसमें तो है 5% की छूट दी गई, लेकिन महिलाओं को जो है केवल जेआरएफ में 5 साल की छूट है। छूट अनुमन्य है, केवल 5 वर्ष की छूट, ये जो लिखा हुआ है महिलाओं को 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। एक यहाँ जेआरएफ की बात की गई है इनके लिए, और बाकी 55% जो अंक है उसमें इन महिलाओं को छूट नहीं दी गई है। यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार होता है। इसकी अधिसूचना एक बार मार्च में आती है और उसके एग्जाम जून में होते हैं, और सितंबर में आती है, उसके दिसंबर में होते हैं। एग्जामिनेशन के बाद 1-2 महीने में परिणाम भी इसका आ जाता है। अब बात उठती है कि इसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। तो विद्यार्थी इसका पाठ्यक्रम जो है यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर जाकर के जो है इसमें दिया हुआ है लिंक, तो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो उसको पा सकते हैं और वहां से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि नेट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट एग्जाम का आयोजन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से एनटीए द्वारा किया जाता है। यह एक क्वालिफाइंग एग्जाम यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप के लिए है। यह जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पे लिखने का आशय यह है कि पहले ऐसा था कि अगर आप नेट नहीं भी किए हैं, पीएचडी है, तो पीएचडी से भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज में बन जाते थे। हालांकि अब नेट उसके लिए भी जरूरी हो गया है, और फेलोशिप के लिए तो एग्जाम पास करना बहुत ही जरूरी है, जेआरएफ जो मिलता है। परीक्षा का नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर मार्च और सितंबर में जारी किया जाता है। इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, यानी पहला प्रश्न पत्र जो होता है वो कॉमन होता है सभी के लिए, आपका चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, जो भी सब्जेक्ट आपका है, आप वो पहला प्रश्न पत्र सभी को देना है। और जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है वो सब्जेक्ट का होता है, आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं उसका देना है। जो पहला प्रश्न पत्र उसमें 50 प्रश्न होते हैं और हर सवाल जो है 2 अंक का होता है। नेगेटिव मार्किंग अब नहीं होती है। इस प्रकार 100 अंक के प्रश्न होते हैं। दूसरे प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि आपके विषय में। और यह प्रश्न पत्र भी जो है, यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होता है, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ भी 2 अंक का है। इस प्रश्न में पूछे जाने वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोनों में आते हैं। और दोनों को मिला करके जो समय होता है वो 3 घंटे का होता है, यानी पहले प्रश्न पत्र के लिए 1 घंटा और दूसरे प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटे, और साथ ही में एग्जाम होता है, इसलिए 3 घंटे रखा गया है। पहले पेपर में जनरल एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे पेपर में कैंडिडेट द्वारा चयनित विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैंडिडेट ने या विद्यार्थी ने जो ऑप्शनल चुना हुआ है, यानी जिस विषय में एमए कर रहा है, वो चूज करता है। प्रश्न पत्र अक्सर विद्यार्थियों में होता है ना कि ऐसा तो नहीं कि डिग्री यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बनना है तो अंग्रेजी में एग्जाम देना, ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में एग्जामिनेशन में भाग ले सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं, और जो सवाल आपको नहीं आते हैं उसको भी आपको हल जरूर करना चाहिए, क्योंकि छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो अब चीजें काफी क्लियर हैं। और ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, एनटीए कराता है। ऑनलाइन एग्जाम से डरने की कोई बात नहीं। ऑनलाइन एग्जाम ठीक वैसे ही है जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है। खाना कैसा बना है, खाने का स्वाद कैसा है, ठीक है, तो ये ज्यादा मैटर करता है। बल्कि उसको चम्मच से खाते हैं, छुरी कांटे से खाते हैं, ठीक है। ये अलग बात है, खाना जो छुरी कांटे से नहीं खाता है या चम्मच से खाने की आदत नहीं है, उसको थोड़ी सी खाने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसे खाने का टेस्ट नहीं बदलेगा, खाने का पोषक तत्व नहीं चेंज होंगे, ठीक है। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं तो किसी भी साइबर कैफे बैठ के कुछ दिन अपना नेट वेट का प्रयोग करके ये ऑनलाइन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आजकल तो यूजीसी की एनटीए की वेबसाइट पर भी जाकर के ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्मार्टफोन से भी। तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे काम करते समय फ्रेंडली हो जा रहे हैं, तो ऑनलाइन, और बल्कि ऑनलाइन एग्जाम ज्यादा अच्छा होता है। और उसमें टाइम वहां भी जो है टाइम चलता रहता है उस पे, और सब टाइम बाउंड एग्जाम होता है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होती। बशर्ते प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ी समस्या हो सकती है, ना तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई पहलू मैंने छोड़ा है। चीजें क्लियर हो गई कि नेट और जेआरएफ का जो है पेपर्स एक ही होता है। जो जो कह सकते हैं उसको, जो ऊपर के क्रीम होते हैं वो उनको अलग से फेलोशिप दे दी जाती है, बस ये मान के चलिए। बाकी नेट तो वो भी पास है, और बाकी विद्यार्थी नेट पास करते हैं। इसमें पेपर का लेवल थोड़ा सा, चूंकि ये कठिन तो मैं नहीं कह सकता हूँ। हार्ड क्या होता है पेपर? कठिन का मतलब होता है सवाल, देखिए, अगर बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो एक बच्चे के लिए जो जो 1 2 की गिनती ही कठिन है, जो नहीं पढ़ा है। और उसके बाद जो है मल्टीपल थोड़ा कठिन होता है, हम लोगों के लिए वो भी आसान है। तो अब आप विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, आप सोशियोलॉजी के प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, तो सोशियोलॉजी आपको कठिन लगनी ही नहीं चाहिए। आप सोशियोलॉजी का पीजी जो विद्यार्थी किया हुआ है उससे माना जाता है कि पीजी 2 साल पीजी, 3 साल ग्रेजुएशन, 5 साल विद्यार्थी ने काफी मेहनत किया है। अगर 5 साल मेहनत किया है
ठीक से पढ़ा है तो सारे सोशियोलॉजी के जितने भी टॉपिक हैं इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करके तैयार कर ले तो उस विषय पर एक समझ विकसित हो जाएगी, फिर पेपर ये आसान लगेगा। और ऐसा भी नहीं कि मेरिट बहुत ज्यादा जाती है, इसकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तब भी नेट बहुत ही आसानी से हो जाता है इसमें। हाँ, कठिन जरूर लगता है कि अगर जो जिन्होंने कभी सोशियोलॉजी पढ़ा नहीं या किसी विषय को ठीक से पढ़ा नहीं, या मैं बस ऐसे 5 क्वेश्चन पढ़ के पास करना है, बाद में भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो नेट एग्जाम को ये मान के तैयारी करनी चाहिए कि हमें जेआरएफ पास करना है। क्योंकि अगर हम टारगेट हमारा रहेगा कि नेट ही पास करना है तो नेट ही पास कर पाएंगे, फिर जेआरएफ नहीं निकलेगा। और नेट भी में भी अगर लटक भी गए तो उसके बाद हम करेंगे क्या? नेट पास करने के बाद हमारा उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, तो फिर यूपीपीएससी या स्टेट लेवल पे जो लोक सेवा आयोग हैं वो एग्जाम कराएंगे, उनके एग्जाम को पास करना पड़ेगा। वो एग्जाम कैसे होंगे? उस एग्जाम में फिर इसी यूजीसी नेट में जो आपने तैयारी की यही वहां पे भी काम आता है। क्योंकि सिलेबस लगभग कॉमन है, चाहे वो आइडेड कॉलेज का हो या फिर या लोक सेवा आयोग का हो। तो आप बस कोशिश यही करनी है हमें कि जो हमारा यूजीसी, सबसे पहले यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर के जो है विद्यार्थियों को चाहिए कि यूजीसी की वेबसाइट पर जाएं और यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर के अपना सिलेबस जो है डाउनलोड कर लें विद्यार्थी। सिलेबस का जो है ये दिया हुआ लिंक ugc.ec.in पर, तो सिलेबस यहाँ पर फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का दोनों सिलेबस डाउनलोड कर लें और उसके बाद जो उसी अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दें। रोज कम से कम 5 से 6 घंटे की मेहनत, 6 घंटे अगर सतत डेली अगर रूटीन में अगर मेहनत की जाए तो अच्छे से इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसका जो फर्स्ट पेपर है उसकी स्ट्रेटजी क्या हो और उसका सिलेबस क्या है, उस पर हम बात करेंगे। अगर आज के सेक्शन में अगर कोई सवाल छूट गया है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो उसको हम नए वीडियो में जवाब देने की कोशिश करेंगे, उन सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।